स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ेंगे सॉवरेंटी। सॉवरेंटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस में आपने पहले भी ये वर्ड देखा होगा या पढ़ा होगा। आज उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं ये जो वर्ड है सॉवरेंटी, इसका ओरिजिन क्या है। तो ये आया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब जो कि है सुपरेनस, और उसका मीनिंग होता है सुप्रीम। तो बेसिकली जो ये वर्ड आप देख रहे हो सॉवरेंटी, कहीं पे भी आप देखना, इसका मीनिंग आप मन में सोचना सुप्रीम। सुप्रीम मतलब बड़ा, जो हेड है, हेड बड़ा है, सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, किसकी बात मानी जाएगी। अब ये जो वर्ड सॉवरेंटी है इसको स्पेसिफिकली स्टेट के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, या स्टेट के लिए ही मेनली इसे यूज़ किया जाता है। जैसे सोवरेन स्टेट आपने सुना होगा, सोवरेन स्टेट, इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। ओके, सो सोवरेन का मतलब होता है सोवरेंटी। सोवरेंटी रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी, फर्स्ट पॉइंट, of a state to govern itself without any external interference. सेकेंड पॉइंट, दो कलर्ड पार्ट है, ध्यान से आप देखना, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है अपने में। पहला पार्ट कहता है सुप्रीम अथॉरिटी, आप समझ रहे हो, सुप्रीम में सबसे बड़ा। तो एक देश के अंदर, एक स्टेट में सबसे बड़ा जो है, इस एरिया में, टेरिटरी में जो भी सबसे बड़ा है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब बाहर से कोई और उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने बल पे, अपने हिसाब से पूरे टेरिटरी में सबसे सुप्रीम है, सोवरेन है, ठीक है। तो ये होता है सोवरेन स्टेट के लिए यूज़। जैसे कि इंडिया सोवरेन है, सुप्रीम है इंडिया। भारत अपने में सबसे बड़ा है, ठीक है, भारत से बड़ा कोई नहीं है। भारत के अंदर कोई इंसान नहीं हो सकता, एक इंसान कोई भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता भारत में। भारत है पूरा एक सुप्रीम। और विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब भारत को क्या अंग्रेज़ अभी भी कंट्रोल करते हैं? नहीं करते हैं। बाहर से कोई भी देश कंट्रोल नहीं करता है, हम लोग इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम क्या हैं, सोवरेन। ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए सोवरेंटी को। नेक्स्ट है जीन बॉडिन। तो ये एक हमारे फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जो ये टर्म को यूज़ करेंगे किस बुक में, 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें ये टर्म को यूज़ करेंगे सॉवरेंटी को, ठीक है। इनके हिसाब से सॉवरेंटी क्या होता है, इनके हिसाब से इट इज़ एन एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट। मतलब एक स्टेट की एब्सोल्यूट और परपेचुअल पावर। एब्सोल्यूट आप समझते हो, जो बोल दिया सो बोल दिया, एकदम मानना पड़ेगा, दादागिरी जैसे समझ लो, जो बोल दिया एकदम मानो, एब्सोल्यूट है। परपेचुअल मीन्स समझ लो एवरलास्टिंग, ऐसा नहीं आज है तो कल नहीं रहेगा, इट इज़ परपेचुअल, ठीक है, लंबे टाइम तक रहेगा, जो परमानेंट रहेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर समझते हो, उसकी क्वालिटी, जैसे सोवरेंटी है, इसकी क्या क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जनरली ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, पहले ये 5 पे हम फोकस करते हैं, ये 5 क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला है एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस, अब देखो आप यहाँ पे जो ये कैरेक्टरिस्टिक दी है, सोवरेंटी की दी है। सोवरेंटी अकेले नहीं हम रेफ़र कर रहे हैं, हम एक स्टेट को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सोवरेन स्टेट को हम रेफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा मन में सोचना है कि सोवरेंटी, सोवरेन स्टेट, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। इसकी एक पहली कैरेक्टरिस्टिक है एब्सोल्यूटनेस। सोवरेंटी इज सुप्रीम एंड अनलिमिटेड। एब्सोल्यूट का यही मतलब होता है सुप्रीम, अनलिमिटेड। देयर इज़ नो हायर अथॉरिटी अबव द सोवरेन, मतलब जो सोवरेन है हमारा स्टेट में वो एब्सोल्यूट होगा, ठीक है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। नेक्स्ट है परमानेंस। व्हाट इज़ परमानेंस? परमानेंट वर्ड से आया है परमानेंस, मतलब कि जो ख़त्म ना हो, परमानेंट रहे, सिंपल सी बात है, टेम्पररी ना हो। तो सोवरेंटी डज नॉट एंड विद द चेंज इन गवर्नमेंट। अगर एक स्टेट में एक गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है और 5 साल के बाद चले जाएगी, सो दैट डजेंट मीन कि जो उस स्टेट की सोवरेंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। उस गवर्नमेंट की हो रही है पर स्टेट की रहेगी, इट इज़ परमानेंट। सो दैट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक में हम परमानेंस कहते हैं इसे। नेक्स्ट है इंक्लूसिवनेस। अब इंक्लूसिव आप समझते हो, अगर इंक्लूसिव में सबको साथ में लेके चलने वाला, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रुप,
इंक्लूसिव कंपनी, इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन, सबको साथ में लेके चलेगा, सबको अपने अंदर लेगा। तो सोवरेंटी encompasses all people, institutions, organizations within the state boundaries। मतलब एक हमारी स्टेट है, इसके अंदर जो भी कंपनी, पीपल, लोग, इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो भी ऑफिसेज हैं, सारे उस स्टेट के ही तो पार्ट है। सो सोवरेंटी एक ऐसी यहाँ पे स्टेट की सोवरेंटी है जो कि इंक्लूसिव है। नेक्स्ट है इनएलिएनेबल। एलियन, एलियन आप समझते हो, इनएलिएनेबल मतलब कि जो एक ऐसा चीज़ जो हमेशा रहेगा, कभी डिवाइड नहीं होगा, कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, शेयर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि जो हमारी सोवरेंटी है, मतलब सुप्रीम पावर है, वो स्टेट के पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया अपनी सोवरेंटी को शेयर करेगा किसी और कंट्री के साथ। इंडिया खुद में सोवरेन है, उसके कोई सोवरेंटी को डिवाइड नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता किसी और कंट्री को, ना ही उसे शेयर कर सकते हैं। जो सोवरेन है वो अकेले सोवरेन रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है यूनिटी। अब ये तो बहुत सिंपल है, यूनिटी आप समझते हो, यूनिटी एक साथ, एकजुट। तो सोवरेंटी इज़ इंडिविजिबल, देयर कैन नॉट बी टू सोवरेन अथॉरिटीज़ इन अ सिंगल स्टेट। एक स्टेट में एक ही आदमी, एक ही हमारी जो स्टेट है वो सोवरेन रहेगी, ठीक है। एक ही हमारी समझ लो कुछ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट सोवरेन रहेगी। अभी हम देखेंगे सोवरेन कौन है, तो वो भी आगे देखते हैं। उससे पहले आस्पेक्ट्स देख लेते हैं। आस्पेक्ट्स आप समझते हो क्या क्या सोवरेंटी के, एक तरह से समझो दो पार्ट हो गए, जैसे क्या किस टाइप्स की सोवरेंटी हो जा रहे हैं इस अभी आस्पेक्ट्स में। तो पहले जो हमने देखा सोवरेंटी का जो डेफिनेशन था उसमें ही हमने कलर कर दिया था, दो पार्ट देखा था उसमें हमने। पहला जो पार्ट था वो था कि द स्टेट इज़ सुप्रीम। तो सुप्रीम कहाँ पे? इंटरनली। इंटरनली मतलब एक स्टेट के अंदर में कोई और इंसान उससे सुप्रीम नहीं हो सकता, वो अंदर में इंटरनली सबसे बड़ा हो, सुप्रीम हो। और दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो बाहरी जो ताकतें हैं वो उसे इन्फ्लुएंस कंट्रोल नहीं करती, ठीक है, जो हमने पहले भी डेफिनेशन में देखा। तो ये हो जाते हैं दो एस्पेक्ट सोवरेंटी का। सोवरेंटी तभी रहेगा जब ये भी हो, साथ ही साथ ये भी हो। अगर एक नहीं है, मान लो कोई कंट्री है जिसका कंट्रोल किसी और देश के हाथ में है, तब वो सोवरेन नहीं कहलाएगा, सिंपल सी बात है। अब आ जाता है हमारा टाइप्स। तो आप एक चीज़ समझ लो, आस्पेक्ट मतलब क्या होता है और टाइप्स मीन्स क्या होता है। जैसे ये कुछ भी हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका आस्पेक्ट होगा एक ये और एक ये, ठीक है। वेरएस टाइप्स क्या हो जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे, जिसमें कि हर एक में वो सेम आस्पेक्ट्स रहेंगी। तो आप अगर अच्छे से समझो तो हमारी आस्पेक्ट हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बिना वो चीज़ अधूरा है या फिर है ही नहीं वो चीज़। वेरएस टाइप्स हो जाती है कि कैसे वो चीज़ अलग अलग टाइप में मैनिफेस्ट करती है, दिखती है। ओके, तो ये हो गया टाइप्स। अब हम समझते हैं टाइप्स क्या क्या है सोवरेंटी का। तो इसकी जो टाइप्स आती है, ये जनरली मैंने क्या किया, आप ये समझो कि टाइप्स जो होंगी एक दो, इसमें हम अच्छे से समझेंगे, कंपेयर कर लेंगे। फिर दो टाइप्स में करेंगे, पेयर में हम करेंगे हर काम। ओके, पहला जो दो पेयर है, जो पहला पेयर है हमारा, लीगल सोवरेंटी एंड पॉलिटिकल सोवरेंटी। लीगल, लीगल आप समझते हो, लॉ से रिलेटेड। तो लीगल लॉ से रिलेटेड सोवरेंटी मीन्स ऐसी सोवरेंटी जो कि पावर दे कि वो लॉ को मेक करे, बना सके, लॉ को चेंज कर सके, या फिर लॉ को एनफोर्स करे, लागू करे, ठीक है। किसके पास स्टेट के अंदर में सबसे ज़्यादा पावर रहेगी कि वो लॉ को बना सके, अमेंड कर सके, या फिर लोगों पे लागू कर सके। तो आज के टाइम में हमारे स्टेट में कौन होता है ये, इसके किसके पास लीगल सोवरेंटी रहती है? वो रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लीगल सोवरेन
एज इट डिफाइंस द रूल्स एंड पावर्स ऑफ गवर्नेंस। ओके, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोल दिया वो सबको मानना पड़ेगा, कोई उसे मना नहीं कर सकता, वो सुप्रीम है। ठीक है, सुप्रीम की बात हो रही है अभी। अब आ जाता है पॉलिटिकल सोवरेंटी। अब जब पॉलिटिक्स की बात हो, पॉलिटिकल सोवरेंटी में कौन सबसे बड़ा है, किसकी बात मानी जाएगी, जो बोल दिया उसने सबको मानना पड़ेगा, वो कौन है? तो इट रेफर्स टू द रियल पावर इन द हैंड ऑफ पीपल। वो होता है हमारे पीपल के हाथ में। असली पॉलिटिकल सोवरेंटी किसके हाथ में होता है? पीपल के हाथ में। पीपल ही तो वोट करके इलेक्ट करके, जनता ही तो इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव चुनती हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव उनका फिर एक प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे जाते हैं। द पब्लिक ओपिनियन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु इन्फ्लुएंस द कंट्रोल एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सोवरेंटी लाइज विद द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब जो इलेक्ट करते हैं, जो इलेक्ट करें, जिनके पास वोटर आईडी हो, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लीगल सोवरेंटी है, इससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है पॉलिटिकल सोवरेंटी, क्योंकि असली तो पीपल के हाथ में पावर है, वो इलेक्ट करके भेज रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और उनके हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो भी गवर्नमेंट बन रही है, फिर वो लॉज लाएंगी। तो इसलिए पॉलिटिकल सोवरेंटी को ज़्यादा पावरफुल माना गया है लीगल सोवरेंटी से। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ये पेयर है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल हमने जो एस्पेक्ट्स में देखा, सेम चीज़ है। इंटरनल डिनोट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विद इन इट्स टेरिटरी, मतलब अपने रीजन, अपने टेरिटरी के अंदर में, टू रेगुलेट इट्स अफेयर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इट encompasses legislative, executive and judicial authority over individuals and institutions within the state। ठीक है, वही चीज़ हुआ इंटरनल जो हमने एस्पेक्ट्स में देखा। और एक्सटर्नल फिर से वही है कि इट रेफर्स टू रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी बाय अदर स्टेट्स इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। इट इंश्योर्स नो इंटरफेरेंस इन अ स्टेट्स डोमेस्टिक मैटर बाय अदर स्टेट। मतलब इंटरनल क्या हुआ, टेरिटरी है हमारी, टेरिटरी में सबसे बड़ा हम हैं, हमारी बात मानो, सुप्रीम है हम, कोई और इंसान हमसे बड़ा नहीं हो सकता। और एक्सटर्नल, ये हमारी स्टेट है, बाहरी ताकत, जैसे मान लो ये कोई कंट्री है, बाहर से कोई इसकी नेबर कंट्री उसको फोर्स नहीं कर सकती, चलो ये लॉ को लाओ या फिर ऐसे फंक्शन करो, अपनी आर्मी को ऐसे कंट्रोल करो, कोई उसे प्रेशर नहीं डाल सकता या फिर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, रेगुलेट नहीं कर सकता। ओके, सो दैट इज़ एक्सटर्नल सोवरेंटी। अब इसके बाद लास्ट आ जाता है पॉपुलर सोवरेंटी। तो पॉपुलर मीनिंग आप समझते हो अगर पॉपुलर का, तो पॉपुलर का मीनिंग होता है फेमस, लोगों में फेमस। तो पॉपुलर सोवरेंटी उसके पास होगी जो पीपल का फेवरेट है, जो लोगों में पॉपुलर है, फेमस है। अ डेमोक्रेटिक कंसेप्ट वेयर सोवरेंटी रिसाइड्स विद द पीपल हु डेलीगेट पावर टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, एसोसिएटेड विद थिंकर्स लाइक जीन जैक रूसो who advocated the general will as the basis of popular sovereignty। मतलब अगर स्टेट में कोई सबसे बड़ा है, सुप्रीम है, तो उसके पास पॉपुलर सपोर्ट होना चाहिए, पीपल का सपोर्ट होना चाहिए, तब वो हो जाएगा पॉपुलर सॉवरेंटी। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मतलब सुप्रीम, कौन सबसे बड़ा है, लीगल लॉ बनाने में, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स में, इंटरनल मैटर्स में, एक्सटर्नल मैटर्स में, और पॉपुलर मतलब लोगों के सपोर्ट के साथ। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। और फिर इसके बाद आ जाता है थ्योरीज। अब थ्योरीज है, तो आपने अगर पहले भी देखा हो थ्योरीज क्या होता है। थ्योरीज हमने पहले भी देखा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो, उसमें वो कॉन्सेप्ट कैसे आया, किसने उसका पहली बार यूज़ किया, उसके हिसाब से इसका क्या मीनिंग होता था, उसने इसको कैसे समझा, कैसे एक्सप्लेन किया लोगों को। सो डैट इज़ थ्योरीज। कैसी थ्योरी थी, कैसे ओरिजिन हुआ, पहले ये इसको समझा जाता था, फिर ये समझा गया, फिर ये समझा गया, फिर ये समझा गया, फिर आज के टाइम में ऐसे समझा जा रहा है। तो ये होती हैं थ्योरीज। सॉवरेंटी की जो थ्योरीज हैं वो जनरली 4 हैं। ठीक है, थ्योरीज ये मोस्ट पॉपुलर वाली हैं, जैसे मोनिस्टिक, ठीक है, प्लूरलिस्टिक, प्लूरल
मोनो मीन्स आप समझते हो वन, प्लूरल मीन्स मैनी, ठीक है। पॉपुलर और लीगल, चारों को देखते हैं डिटेल में। तो पहला आ जाता है मोनिस्टिक। मोनिस्टिक थ्योरी जो है ये किसने बोला, किस पॉलिटिकल थिंकर ने लाया? ये दिया था जीन बॉर्डन और थॉमस हॉब्स ने। इन्होंने एडवोकेट किया, ठीक है, सपोर्ट किया। उनके हिसाब से सोवरेंटी इज एब्सोल्यूट, indivisible, resides in a single authority, that is monarch. Example: Hobbes describes it as a necessary for maintaining order in the society in his idea of Leviathan. ठीक है। अब समझो आप मोनिस्टिक क्या हुआ। मोनिस्टिक का मीनिंग आप समझते हो, मोनो का होता है वन। वन मतलब एक स्टेट के अंदर में सिर्फ एक ही होगा, एक ही इंसान होगा या फिर एक ही अथॉरिटी होगी जो होगी मोस्ट पावरफुल और सुप्रीम, बाकी सब उसके नीचे में आएंगे। डेट इज़ मोनिस्टिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनार्क। मोनार्क मीन्स राजा। अब एक राजा के किंगडम में कौन सबसे बड़ा है? राजा ही है, राजा से बड़ा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आज के टाइम में क्या है, हमारे पीपल हो सकते हैं, ठीक है, लॉ बनाने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो हम डिवाइड कर देते हैं। पर मोनिस्टिक मीन्स क्या हो रहा है, एक ही आदमी के हाथ में सारे टाइप्स का पावर है, सारा टाइप का सॉवरेंटी है। और इसी के ऑपोजिशन में आएगा हमारा प्लूरलिस्टिक थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो सॉवरेंटी है हमारी, सॉवरेंटी एक इंसान के हाथ में नहीं हो सकती, ठीक है। सोसाइटी में एक इंसान के हिसाब से सब कुछ नहीं होता है। इनके हिसाब से सब कुछ प्लूरल है, मैनी पावर का है, मैनी सेंटर्स ऑफ पावर है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एम्फेसाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर, एक के हाथ में नहीं, मल्टीपल, प्लूरल, सच एज ट्रेड यूनियन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स विच इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट, सरकार, राजा हुआ या फिर कोई भी गवर्नमेंट हुई, वो अपने मर्जी से सब कुछ नहीं करती, उससे ये सब को भी देखना पड़ता है। ये सब भी उससे, उसकी जो भी डिसीजन है, लॉज वो पास कर रहे हैं, ये सबको भी वो कंसिडर करना पड़ता है उनको, कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर इंटरेस्ट ग्रुप है जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो इससे खुश हैं कि नहीं, उनके फेवरेबल है कि नहीं, उनके लिए जो हम लॉ ला रहे हैं क्या उनसे, उस लॉ से उनका फ़ायदा पहुंचेगा कि नहीं। सो थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से हमारी सॉवरेंटी जो थी, सुप्रीम पावर, वो बट गई, एक इंसान पर के हाथ में नहीं रह गई, अब एक सेंटर में नहीं रह गई, अब मल्टीपल सेंटर्स हो गए। और इस आइडिया को किसने दिया? ये आइडिया दिया था हैरोल्ड लेस्की, GDH कोल एंड JN फिगिस। और ये ऑपोजिशन, अब मैंने बताया, ऑपोजिशन टू मोनोस्टिक थ्योरी, और मोनोस्टिक थ्योरी के विरुद्ध में ये थ्योरी को लाया गया था। और इसके बाद फिर आ जाता है पॉपुलर सोवरेंटी। तो पॉपुलर सोवरेंटी क्या हो गया? ये दिया था मेनली रोसू ने, किस बुक में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो इनकी थ्योरी थी, इनकी जो बुक लिखी थी उन्होंने, जिसमें बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसमें ये बताएंगे पॉपुलर सोवरेंटी क्या होता है। तो पॉपुलर मैंने बताया मीन्स लोगों का पावर, सपोर्ट, लोगों में पॉपुलर। पॉपुलर सोवरेंटी आर्ग्यूज दैट सोवरेंटी रिजाइड्स विद द पीपल, लोगों के पास पावर है, एंड द गवर्नमेंट डिराइव्स देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो सरकार बन रही है वो, ये लोगों के पास जो सोवरेंटी की जो पावर है ये उनसे लेती है, लोगों से लेती है। किसके थ्रू? जो भी सरकार, गवर्नमेंट बनी है, सरकार इलेक्ट हुई है, वो उनके थ्रू पावर पीपल से लिया जा रहा है। पॉपुलर सोवरेंटी का ये कॉन्सेप्ट है। एक और बार एक्सप्लेन करिए, जैसे हमारे पीपल हो गए, ये पीपल ने क्या किया, पावर को शेयर किया, पावर को दे दिया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट इस पावर का यूज़ करेगी जो पीपल के पास सोवरेन पावर है, ताकि वो अपने स्टेट को चला सके, अपने राज्य को, अपने देश को चला सके। दैट इज़ पॉपुलर सोवरेंटी। ओके। और इसके बाद जो थ्योरी है वो है लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी फिर से लॉ से रिलेटेड, लॉ बनाने का पावर, लॉ बनाने में किसका दबदबा चलेगा, किसका बात माना जाएगा, ठीक है। एसोसिएटेड विद जॉन ऑस्टिन, इन्होंने बताया था इसके बारे में, हु डिफाइंड सॉवरेंटी एज द पावर ऑफ अ पर्सन और बॉडी दैट कमांड्स obedience from the people and is not bound by any other authority।
मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान, हमारी जो एक पावर है, उसके हाथ में लॉ बनाने की शक्ति है, वो सोवरेन है और वो कमांड करता है ओबीडियंस फ्रॉम द पीपल। उसको कोई और एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो खुद में सोवरेन है। ऑस्टिन्स थ्योरी अप्लाइज प्राइमरीली टू स्टेट्स विद सेंट्रलाइज्ड लीगल अथॉरिटी। ऐसी स्टेट जहाँ पे एक सेंट्रल लीगल अथॉरिटी है, ठीक है, मल्टीपल नहीं है, एक ही है सेंट्रल लीगल अथॉरिटी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ से, लीगल मैटर से रिलेटेड डिसीजंस लेना। तो ये हो गया लीगल थ्योरी सॉवरेनिटी का। इसी से रिकैप कर लेते हैं एक बार हम। जीन बॉडिन ने किसको प्रमोट किया? इन्होंने बताया कि सोवरेनिटी इज़ एब्सोल्यूट, परपेचुअल एंड इंडिविजिबल, ठीक है, वन वाला, मोनो वाला। द मोनार्क इज़ द अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी। मोनार्क, राजा, सबसे बड़ा है, मोनिस्टिक वाला थ्योरी। थॉमस हॉब्स ने किसके बारे में बताया? सोवरेनिटी इज़ एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग क्योस्क, मेंटेनिंग ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बताया। एडवोकेटेड फॉर एन एब्सोल्यूट सोवरेन अथॉरिटी इन लेविथियन, ठीक है। पॉपुलर सोवरेनिटी में हमने देखा इनके बारे में। फिर जॉन लॉक को हमने देखा। जॉन लॉक ने किस पे एम्फेसिस डाला है? इन्होंने एम्फेसाइज किया है लिमिटेड सोवरेनिटी पे एंड नीड फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्पेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इन्होंने लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये जो तीन इनकी जो आइडिया थी, जो कहते हैं कि हर इंसान के पास नेचुरल राइट्स होती है, लाइफ की, लिबर्टी की और प्रॉपर्टी की। इसको सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट की पावर जो होती है वो सोवरेन नहीं होनी, पूरी सोवरेन 100% नहीं होनी चाहिए, ओके, 100% नहीं, उसको लिमिट में रखो, लिमिट में करो, ठीक है। जीन जैक रूसो के हिसाब से क्या है? ही एडवोकेटेड पॉपुलर सोवरेनिटी थ्रू द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल, ओके। लोगों के, पॉपुलर सोवरेनिटी के वही वाली कंसेप्ट आ गई कि लोगों के सपोर्ट से सोवरेन सेलेक्ट हो या फिर लोगों के हिसाब से चले, लोग ही सबसे बड़े हैं, सोवरेन हैं, वो इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को। हैरल्ड लस्की, इन्होंने क्या बताया? ही रिजेक्टेड एब्सोल्यूट सोवरेनिटी एंड एडवोकेटिंग अ प्लूरलिस्टिक अप्रोच वेयर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस शेयर पावर। तो वही वाला प्लूरलिस्टिक अप्रोच इनके हिसाब से क्या था कि एक मोनोस्टिक नहीं, एक इंसान के हाथ में नहीं, मल्टीपल सेंटर्स बना दो पावर का, जो कि एक साथ पूरे स्टेट में सॉवरेनिटी को एंजॉय करें। तो उसके साथ वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस। अब हमने देखा सॉवरेनिटी, इनके हिसाब से जो भी हमने देखा पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के हिसाब से सॉवरेनिटी तभी है जब एक अकेला कोई, जिसे जिससे बड़ा कोई नहीं है इंटरनली और एक्सटर्नली जो कोई और उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, तब होगा प्रॉपर सॉवरेनिटी। पर आज के टाइम में क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं। तो आप ये देखो, ग्लोबलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन के हो जाने से जैसे पूरी दुनिया है, अब पूरे दुनिया में सब कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं, ट्रेड के कारण या फिर जो भी मिलिट्री के कारण, जो भी कारण है, मैक्सिमम हम कहेंगे ट्रेड के कारण। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, जो ट्रेडिशनल नोशन था कि सोवरेनिटी, globalization has challenged traditional notion of sovereignty by increasing economic interdependence, cross-border trade, and the influence of international organization like UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इंडिया है और ये हो गया उसका दोस्त, मान लो यूएस, एक और दोस्त है रशिया, ये है हमारा इंडिया, ये है यूएस, ये है रशिया। इंडिया का दोस्त रशिया है और इंडिया का दोस्त यूएस है। पर इंडिया को जैसे यूएस बोलेगा कि तुम ज़्यादा रशिया से ट्रेड मत करो, ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा टैरिफ लगा देंगे, हम तुम पे टैक्स लगा देंगे, तुम्हें बैन कर देंगे, ऐसे धमकी देगा। इसके कारण क्या होगा, इंडिया को अपना ट्रेड बाकी सब कंट्री से जैसे रशिया से कम करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो क्या इंडिया का पावर सुप्रीम रहा? अब क्या इंडिया के मन में जो आया वो कर पाया? वो इंडिया की जो स्टेट है कर पाई? नहीं कर पाई। सो दैट इज़ द ग्रेट प्रॉब्लम दैट अराइजेज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के हो जाने से, पूरी दुनिया एक विलेज बन जाने से, कनेक्टेड प्लेस,
एक दूसरे पे हम इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, एक दूसरे पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, ट्रेड के कारण या फिर कोई भी कारण हो। अगर कोई अब ज़्यादा अपने हिसाब से काम करेगा, दादागिरी करेगा, तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाता है, यूएन आ जाता है, जो कि इन सब कंट्री को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अपने मर्जी के हिसाब से नहीं करने देंगे। तो वही है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर 3 पॉइंट्स। पहला चैलेंज क्या है, सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के हिसाब से अगर अगर आप एक कंट्री हो यूरोपियन यूनियन में, तो आपको यूरोपियन यूनियन की रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, रिक्वायर्स मेंबर स्टेट टू सीट सर्टेन सोवरेन पावर्स लाइक एरियाज लाइक ट्रेड, लॉ, करेंसी। ठीक है, एक कंट्री पूरा अब सोवरेन नहीं रह पाएगी, उसको यूरोपियन यूनियन को फॉलो करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन जब होता है या हैव लेड टू इंटरवेंशन द चैलेंज द आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, नेटो एक्शन इन कॉसोवो। तो अब ऐसा समझो आप, जब जैसे वॉर चल रहा है दो कंट्री में, कंट्री ए, कंट्री बी, इन दोनों में वॉर चल रहा है। अगर ये कंट्री को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा तो बाकी सब कंट्रीज़ इस पर प्रेशर बनाएंगे कि तुम ह्यूमैनिटी के कारण, ह्यूमैनिटी इंसानों की भलाई के लिए ऐसा मत करो, ऐसा रुक जाओ, इतना ज़्यादा नुकसान मत पहुंचाओ। सो डैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ह्यूमैनिटी के नाम पे हम इंटरवीन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से स्टेट को इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। तो सोवरेंटी 100% नहीं रही। अब नॉन स्टेट एक्टर, इसके हिसाब से क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, साइबर एंटिटीज ऑफन बाईपास एंड अंडरमाइन द स्टेट्स अथॉरिटी। ओके, मतलब स्टेट के अंदर ही जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जा रही हैं कि वो स्टेट्स को एक तरह से रेगुलेट, कंट्रोल करना, अपने हिसाब से करना, या फिर स्टेट की जो अथॉरिटी है उसको बात नहीं मानना, अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दे रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है सॉवरेंटी इन इंडिया। तो हम जानते हैं इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। अब उसी डिटेल में समझते हैं क्या स्टेटस है सॉवरेंटी का इंडिया में। पहला एस्पेक्ट, इंटरनल सॉवरेंटी। इंडिया में कौन सा लॉज है, कौन से आर्टिकल है जिसके हिसाब से हम इंटरनली सोवरेन है? इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट एंड एनफोर्स लॉज अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की पार्लियामेंट है जो लॉ बनाती है, और इंडिया के किसी भी कॉर्नर में तुम बैठे रहो, तुम पे वो लॉ लागू है और तुम इससे बड़े नहीं हो सकते, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। दैट इज़ इंटरनल सोवरेंटी। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अ फेडरल स्ट्रक्चर बट रिटेन्स ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। हम फेडरल हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट पे गवर्नमेंट है, फिर लोकल भी हो जाती है जैसे पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पर तभी भी सेंटर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हम सोवरेन हैं। जब एक्सटर्नल सॉवरेंटी की बात आए तो इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल इन द ग्लोबल कम्युनिटी। दुनिया की हर कम्युनिटी मानती है हाँ, इंडिया एक देश है, स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, कोई और देश उसे कंट्रोल नहीं करता। इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट फॉरेन रिलेशन, साइन ट्रीटीज़, ज्वाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, G20। ठीक है, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता फॉरेन रिलेशन को अपना मेंटेन करने के लिए, या फिर ट्रीटी साइन करने के लिए, ट्रीटी एग्रीमेंट समझ लो, एग्रीमेंट साइन करने के लिए, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, जैसे G20 हो गया। ओके, G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया फ्री है, उसकी मर्जी है, ज्वाइन करना है करो, नहीं करना नहीं करो, कोई प्रेशर नहीं बना सकता। और क्या इंडिया में पॉपुलर सॉवरेंटी है? हाँ, 100% है, क्योंकि हमारा प्रियम्बल ही कहता है, जैसे वी, हम, द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वही हम लोग को एज अ सिटीज़न रेफर कर रहा है। देन वी कैन से पॉपुलर सोवरेंटी है, क्योंकि हम पीपल के पास पावर है। ओके, हम सोवरेन हैं पूरे स्टेट में, सिग्निफाइंग दैट द सोवरेंटी रिसाइड्स विद द पीपल। पीपल के हाथों में, पीपल के पास सोवरेंटी का ये पावर है, सोवरेंटी है। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू सोवरेंटी इन इंडिया। अब हमने देख लिया इंडिया ठीक है, सोवरेन है। अब ऐसा क्या चैलेंजेस है जो
इंडिया को 100% सोवरेन बनाने में रुकावट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म challenges internal sovereignty, particularly in sensitive areas like जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म की वजह से इंडिया की जो जैसे इंडिया को जो एक सेंट्रल अथॉरिटी पावर है, सोवरेन है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही टेररिस्ट के कारण। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रीटीज़। ग्लोबल ट्रीटीज़ क्या हो गई कि इंडिया समटाइम्स एक्सेप्ट्स लिमिटेशन ऑन इट्स सोवरेनिटी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन सच एज कंप्लाइंग विद WTO एग्रीमेंट। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड करना है दूसरे कंट्री से तो लॉ तो मानना पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जो भी ये एग्रीमेंट हुआ है इसका रूल तो मानना पड़ेगा, तभी तो ट्रेड कर पाएंगे इंडिया। तो मानना पड़ेगा, तो अपनी मनमानी नहीं चलेगी, हम सोवरेन, हमारे 100% सोवरेनिटी फिर चैलेंज में पड़ जाएगी। और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आप इसे ऐसे समझो कि जैसे कुछ रीज़न है, मान लो ये कुछ टेररिस्ट इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर इंडिया का सोवरेनिटी नहीं है, क्योंकि बाकी सब कोई और एक्सटर्नल पावर कंट्रोल कर रहा है या टेररिस्ट कंट्रोल कर रही है। इसका एक एग्जांपल जैसे हो गया हमारा POK या LAC या जो भी हमारे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो सब रीजन में क्या इंडिया की सोवरेनिटी है? नहीं है, हमारी कंट्रोल नहीं चल पा रही है उस पर। तो डैट इज़ अ चैलेंज, हमें ये चैलेंज को टैकल करना है, ओके, इन अ प्रूडेंट वे। So that was a basic idea about sovereignty. Thank you so much for watching. I hope you liked the video.